वेट ए मिनट, चेक कर लें। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं 8th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी का जो राजस्थान है उसके बारे में बात की गई है कि 18वीं सदी के अंदर राजस्थान किस तरह का था। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। मराठाओं का आपको पता ही है, दक्षिण भारत में रहते थे, तो शिवाजी ने उनको संगठित किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत की विस्तार नीति अपनाई, मतलब कि दक्षिण भारत से वो उत्तर भारत की ओर आना चाहते थे। उसके बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ के अंदर प्रवेश कर लिया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य लिया कि अटक से हम कटक तक पहुंच जाएं। उसके बाद में क्या हुआ, उत्तरी भारत में ये विस्तार करने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण भी किए। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। मतलब कि वहां पे उन्होंने क्या किया, हमला करके वहां पे अपना अधिकार तो कर लिया, बट वहां का जो शासक था उसे वही बना दिया गया, बुद्ध सिंह को ही बना दिया गया था। मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप ये हो चुका था। फिर क्या हुआ, हुरडा सम्मेलन, क्या आपने सुना होगा, हुरडा जो सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के अंदर बुलाया गया था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। अमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भगत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाल आदि शासकों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद में क्या हुआ था कि इसमें बताया गया कि सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। तो मतलब ये साथ साथ करके मराठाओं को बाहर निकालने चाहते थे। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, बट एकता का उनके अंदर अभाव था। वो सिर्फ क्या होता था, पहले के टाइम में जो उनका राज्य क्षेत्र होता था उसी को वो अपना देश मानते थे। अन्य राज्य क्षेत्र में वो हिस्सा नहीं लेते थे, ना ही उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। फिर क्या हुआ, इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता रहा, मतलब कि अधिकार करते रहे राजस्थानी शासकों पर। बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। फिर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए, यहाँ से चौथ वसूली उन्होंने की। उसके बाद में क्या हुआ, 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। ये आपको पता होना चाहिए, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह वाला। तो उसके बाद में क्या हुआ, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष चला, जिसके बीच में अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुमार बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो भी उत्पन्न पुत्र होगा वो जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमार बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपना मामा महाराणा जगत सिंह के सहयोग से की और सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। तो इन दोनों में क्या हुआ था, युद्ध होने वाला था और इनके बीच में लड़ाई होने वाली थी। फिर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में दो युद्ध हुए, राजमहल का और बगरू का युद्ध। इसके बीच में क्या हुआ, एक में ईश्वरी सिंह जीत जाता है और दूसरे में माधो सिंह जीत जाता है। फिर ईश्वरी सिंह क्या करता है, अपने आप की आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो उनकी जो परेशानियां होती हैं मराठाओं की, वो इन पे दबाव डालते होते हैं ईश्वरी सिंह पे, तो ये अपनी आत्महत्या कर लेता है। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष भी चला था, राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। तो पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ने लग गए उनके साथ। राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा मिल गया, मारवाड़ का विभाजन नहीं हुआ, और अपितु उनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई थी, मतलब कि आर्थिक दशा इनकी धीमी पड़ गई थी। मेवाड़ में उत्तराधिकार का संघर्ष चला। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। मेवाड़ गद्दी के दो दावेदार थे, हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। तो दोनों ने मराठा जो थे उनसे सहायता लेने का प्रयास किया, फिर भी उनका हस्तक्षेप बढ़ता रहा मराठाओं का। फिर अंग्रेज व संधियों के बारे में, अंग्रेजों ने संधियाँ जो की थी उसके बारे में। तो 1817-18 में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू कर दी है। तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। ये बात आपको भी बतानी चाहिए। 1818 ईस्वी तक सिरोही को छोड़कर सारी जितने भी राज्य थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी।
फिर मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 में इस पे भी संधि हो गई। संधियों के परिणाम क्या निकले? तो संधियों के परिणाम यह निकले कि जो अंग्रेज लोग थे वो इनके ऊपर अपने अधिकार थोपते थे, इनकी जो शक्तियां थी उनको भी नष्ट करते थे, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालते थे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने लगा और हिंदू लोगों को भी कहने लगे कि आप ईसाई धर्म का बढ़ाएं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। इस तरह की मान्यताएं चलने लगी थी। अब ये कुछ आपके सामने बताए गए हैं, ये वर्ड मीनिंग्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये लिखे हुए हैं ये सारे के सारे। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये अभी अभी पढ़ा सवाई जयसिंह ने। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम डैश ने संगठित किया, तो किसने किया? शिवाजी ने। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आप लिख लेना, ठीक है, शिवाजी आ जाएगा ये। उसके बाद में हमारे राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को डैश ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली, तो किसने किया? यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा मेवाड़ भरतपुर राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे भरतपुर, बह लिख दिया मैंने। उसके बाद में पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? ये दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत का है वहाँ पे विस्तार की नीति रखना चाहते थे। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम प्रवेश कब व कहाँ किया? तो सबसे पहले प्रवेश मेवाड़ के अंदर किया था। कब किया था ये भी आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट वेट करें। यहाँ पे अब ये भी हमने पढ़ा, यहाँ पे जैसे लिखा है 22 अप्रैल 1934 को मराठा ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह का बना लिया। मराठा हस्तक्षेप करना चाहते थे 1711 में, ये लिखा पड़ा। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया, तो ये आप लिख सकते हैं उसका आंसर, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्या लिखा है, हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया? हुडा सम्मेलन क्या था? अहदनामा का मतलब होता है समझौता पत्र। समझौता पत्र का मतलब ये है कि कोई भी जो अन्य राज्य है वो क्या है, किसी के साथ, मतलब हमारा अगर दुश्मन है तो आपका भी दुश्मन माना जाएगा, अगर हमारा दोस्त है तो आपका भी दोस्त माना जाएगा, तो हमारे साथ मिलकर आप मराठाओं का विरोध करें, वो चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हुडा सम्मेलन है, ठीक है। इस मेल में एक अहदनामा तैयार किया गया जिसमें यह निश्चित किया गया कि सभी एक दूसरे से मिलकर साथ में रहेंगे, एक का शत्रु दूसरे का शत्रु होगा और एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा। ये सारी बातें आपको यहाँ तक लिखनी है, निश्चित करेंगे तक, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके एक बार मैसेज चेक कर लूँ, इसके बाद में हम सेकंड लेसन भी आज ही पढ़ेंगे। सेकंड लेसन देख लेते हैं, अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो अभी सेकंड लेसन आपका स्टार्ट करा देते हैं, अदरवाइज़ कल आपको सेकंड लेसन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वेट ए मिनट। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, किसी भी चैप्टर को पढ़ने में, कोई भी क्लासेस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर सकें, ठीक है। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं एसएसटी के जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी हम डाउट आपके क्लियर करते रहेंगे। आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल आपके लिए इसी टाइम एक और वीडियो आएगी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वेट ए मिनट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं आपकी क्लासेस से रिलेटेड। तो आज आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था इसके बारे में आपको पहले भी कई क्लासेस में पढ़ने को मिला हुआ है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखें कि आपने क्या क्या मैटर को पढ़ना है, किस किस पे हमने चर्चा करनी है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बता देंगे। तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। सबसे पहले कारण जो है आपका पहला नंबर कारण है वो है कंपनी का राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। तो कंपनियां जो थी वो अंग्रेजों की थी, तो वो क्या करती थी, राज्य के जो राजा महाराजा थे उनके साथ
हस्तक्षेप करती थी उनके मामलों के बीच में। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद मेवाड़ प्रशासन के बार बार हस्तक्षेप किए गए थे। ठीक है, इन चीजों के कारण अंग्रेज जो थे वो हस्तक्षेप अपना बहुत ज्यादा ही बढ़ा रहे थे राज्यों के बीच में। इसका दूसरा कारण है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। मतलब कि उत्तराधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का बच्चा लड़का नहीं है या कोई भी बच्चा नहीं है जिसके पास, तो वो गोद लेके उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। ये पहले नियम था। जब ये राजा महाराजा आए तो इन्होंने, इनके कईयों के बच्चे नहीं थे तो इन्होंने गोद लेने की परंपरा शुरू कर दी थी। फिर अंग्रेज जैसे ही प्रवेश हुए तो अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं करेगा, गोद नहीं ले सकता। ठीक है, गोद नहीं लेगा तो क्या होगा कि जो अंग्रेज लोग हैं वो अपने अधिकार में उस क्षेत्र को कर लेते थे। तो 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप पर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की गई। 1844 में बांसवाड़ा मारावल लक्ष्मण सिंह के नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना भी की गई। और अब ये जो हस्तक्षेप कर रहे थे तो इन्होंने राजाओं से असंतोष की भावना भी बढ़ती रही और राजाओं ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। सामान्य जनता की भावना, सीधी सी बात यह है कि अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे, कभी भी मन किया भारतवासियों को उठाकर जेल में फेंक देते थे। तो इनसे बचने के लिए भी इन्होंने विरोध किया है। तो उसके बाद में राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। आर्थिक मामले वो होते हैं जो कि पैसे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें धन वसूली की जाती थी, उन मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो ये खिराज वसूलने की जो प्रथा थी ये भी अंग्रेज कंपनियों के द्वारा ही लागू की गई थी। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ और 1841 में मेवाड़ बेलकोर की स्थापना हुई। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कारण रहे 1857 की क्रांति के, क्या लोगों ने भी इनका विरोध कैसे किया है। सामंतों की मनोदशा। सामंत का मतलब ये होता है कि नौकर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते थे, 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो जो नौकरशाही थी उसी की तरह इनको काम करना पड़ता था। फिर इनकी संधियां हुई तो इनकी निर्भरता समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति, मतलब कि अपने जो राजा महाराजा थे ये एक तरह से सामंत की तरह काम करते थे। ये अंग्रेजों को ही अपना, हम कह सकते हैं एक तरह से राजा मानते थे। अव्वा, कोठारिया और सलुम्बर ठिकाने इसके उदाहरण है। इन्होंने, ये जो राजा थे ये इनके सामंत बन के रहे थे। अब तत्कालिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के, वो चीजें हैं। तो इसमें तत्कालिक कारण था एक तो एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का मतलब यह है कि जो गोलियां चलाई जाती थी उसके बीच में क्या हुआ, गाय व सुअर की चर्बी डाली जाने लगी। ऐसा बताया गया कि गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। और उसे क्या होता था, पहले की जो गन्स थी उनको मुंह से खोला जाता था और उसके अंदर बारूद भरा जाता था। फिर क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857 को हुई थी क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी आपको क्वेश्चन बताना चाहिए। मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को पूरे भारत के अंदर। इस समय मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर में मेजर शावर्स, मोकमैसन, कर्नल ईडन ये पॉलिटिकल एजेंट वहां के नियुक्त थे। इनके बारे में भी आपको बताना चाहिए। राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि वहां का एजीजी था। तो इसके बाद में ये आपके सामने 6 छावनियां हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में उस समय सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सैनिक छावनियां रही हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है जैसे कि नसीराबाद हुआ, 1 नंबर नसीराबाद, नीमच, फिर एरियनपुरा, फिर पाली, देवली हो गया, एरियनपुरा पाली के अंदर है, देवली टोंक में हो गया, उसके बाद में ब्यावर अजमेर में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है। इनके जो रेजिमेंट थे ये भी आपको बताना चाहिए कि वहां पे कौन कौन सी रेजिमेंट थी, मतलब वहां पे सैनिक लोग कौन कौन से रेजिमेंट से थे। उसके बाद में क्या है, इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त तो कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, मतलब कि सारे भारतीय ही थे। उसके बाद में इनको मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिलती है 19 मई 1857 को, लॉरेंस को मिलती है। ठीक है, फिर उसने सभी राजाओं को निर्देश किया कि राज्यों में अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखो। जो जो लोग भी
मतलब राजा की बात मानते थे। फिर नसीराबाद में विद्रोह कब होता है? 28 मई 1857 को होता है। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कर दिया था उन्होंने। फिर मेजर स्पॉटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दिल्ली की ओर जो प्रस्थान कर रहे थे लोग, उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद में नीमच में विद्रोह होता है, ठीक है। सब उसके बाद में नसीराबाद में हुआ। नसीराबाद में 28 मई 1857 को होता है। उसके बाद में नीमच में 3 जून को होता है। सैनिक मोहम्मद अली बैग के नेतृत्व में वहां पे विद्रोह किया गया, आग लगा दी गई। मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा करने का प्रयास किया, पर क्या होता है कि ये लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे लिखा है, शावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो ये जो शावर्स था अंग्रेज अधिकारी, इसने वापस से अधिकार कर लिया था मेवाड़, कोटा और बूंदी की सेनाओं को साथ में लेते हुए। उसके बाद में आता है एरियनपुरा का विद्रोह। तो 21 अगस्त 1857 को एरियनपुरा में विद्रोह स्टार्ट हो गया। इसमें जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में वहां पे विद्रोह कर दिया था। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। अवाम में जो सबसे प्रसिद्ध थे वो थे ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। इन्होंने भी वहां पे जमकर विरोध किया। और इन्होंने, देखिए आगे लिखा हुआ, जैसे कि अहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। उसके बाद में लिखा है 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित कर दिया था। 18 सितंबर को वापस से इनका युद्ध हुआ है, ठीक है। गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें पॉलिटिकल एजेंट मोकमैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इसमें मोकमैसन का सिर काट के वहां पे अहुआ के किले पे लटका दिया गया था। और लास्ट में क्या होता है कि बाद में वापस से अहुआ पर वापस से अंग्रेज लोग जो है ये अहुआ पर हमला करते हैं, और जो ठाकुर कुशाल सिंह है उसके ऊपर केस चलाया जाता है, जिसमें कुशाल सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। इस तरह से कोटा में फिर विद्रोह होता है, ये कोई खास नहीं है। 15 अक्टूबर को होता है लाला जादयाल व मेहराब अली खां के नेतृत्व में, ठीक है। यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, सुनियोजित तरीके से हुआ था। और इनमें कैप्टन जो बटन था उसका सिर काट के कोटा में घुमाया गया था। कोटा का जो राजा था वो था महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा में ही कैद कर दिया गया था। वहां का राजा बड़ा ही गंदा था, हम ये कह सकते हैं, वहां मिला हुआ था। क्रांति का समापन होता है जून 1858 को तात्या टोपे की फांसी के साथ ही होता है। तात्या टोपे के क्रांतिकारी जादयाल मेहराब अली को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब इसमें असफलता के कारण क्या क्या रहे हैं वो देखिए। सबसे पहला, ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजा क्या थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो गई थी। क्रांति का एक निश्चित टाइम इन्होंने डिसाइड किया था, पर इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया। क्रांति कुछ ही स्थानों पे हुई थी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक में विद्रोह अलग अलग समय पे हुआ, एक साथ नहीं हुआ। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था, मतलब कि वहां की जनता एक साथ नहीं थी, कई जगह पे नहीं थी। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया, यह भी एक बड़ा रीजन बनता है। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। यह नहीं, उनकी पुरस्कार देना और उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। मतलब कि जो अंग्रेज लोग थे वो अपनी मनमानी करने लग गए। उसके बाद में सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, जो लोग हम नौकरशाही कह सकते हैं। इसीलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति बनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया, ये तो आपको पता ही है। फिर इन्होंने अंग्रेजों ने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कर वसूलने स्टार्ट कर दिया, क्या कह सकते हैं, अपना रौब जमाने लग गए इन अंग्रेजों पर। इन्होंने साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला के रख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके बाद में आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, वो भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नसीराबाद, ठीक है। सबसे पहले हुआ था मेरठ में, फिर अपने राजस्थान का पूछा है तो ये नसीराबाद में आएगा। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी का नेतृत्व कहाँ से किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अहुआ, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ डैश को हुआ, कब हुआ पूछा गया। तो इसका आएगा 28 मई 1857। 10 मई को हुआ था भारत के अंदर, और यहाँ पे हुआ 28 मई 1857 को,
खेरवाड़ा छावनी में डैश रेजिमेंट थी। अब ये खेरवाड़ा वाला मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको सारी रेजिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी। तो खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, टोंक, खेरवाड़ा, ये सारी की सारी थी। बाकी आप पीछे देख लें 6 छावनियाँ। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराब खां ने। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे? अभी अभी हमने पढ़ा, वो आप देख लें। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का 1857 के, तो ये भी आप देख सकते हैं ऊपर। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में मैंने आपको वैसे भी बता दिया, आप वही लिख दें तो ठीक है। इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका लाइव मैसेज। और भी अगर आपको कोई भी चैप्टर के बारे में सीखना हो, समझना हो, तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर आएँ। आपको सारे का सारा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं 8th क्लास से रिलेटेड। तो आज आपके लिए लाए हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है, उन सभी बातों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा वहाँ का प्रधानमंत्री रहा है, कौन सा क्या व्यक्ति रहा है। तो पूरी डिटेल आज हमारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो सबसे पहले आता है राजस्थान एकीकरण की जो स्टार्टिंग थी वो किसके आदेश से हुई है? तो उसका आदेश था वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 के अंदर ये शुरुआत हो गई थी। इसके बीच में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें जिन रियासतों में ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, उसे क्या है अपने पड़ोसी राज्य में मिला दिया जाएगा। किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया, जैसे कि आप सभी को पता ही है। 22 मार्च 1946 को एक ज्ञापन सौंपा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसके बीच में एकीकरण को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए कहा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, जैसे कि आप सभी को पता है। उसके बाद में कहा गया कि वही ऐसी रियासतें होंगी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती हैं, जिनकी न्यूनतम आय क्या होगी? 1 करोड़ होनी चाहिए और जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। तो उसके बीच में सिर्फ 4 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो यही 4 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका क्वेश्चन भी है कि ऐसी कौन सी राजस्थान के एकीकरण से पूर्व रियासतें थी। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये आंसर उनके होंगे। उसके बाद में एकीकरण से पूर्व का जो राजस्थान था उसमें 19 रियासतें थी। तो 19 रियासतों के नाम लिखे हुए हैं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, ये सारे के सारे क्या हैं? 19 रियासतें हैं। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद में आता है एकीकरण का जो प्रथम प्रयास किया गया था वो किसने किया था? कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। उसके बाद में कहा गया कोटा के बाद मेवाड़ ने भी किया। फिर 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों ने इसका सम्मेलन किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने जल्दी से जल्दी इनको एकीकरण को पूरा करने का प्रयास किया। तो इसके बीच में जनता से सीधे ही जुड़ी संस्थाएं थी, संगठन थे, एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है एकीकरण के चरण। तो एकीकरण के टोटल चरण कितने थे मैं आपको सीधा बताता हूँ। 7 चरण थे। ये भी आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी ये बुक के क्वेश्चन आंसर्स में भी ये क्वेश्चन है। उसके बाद में लिखा गया है कि 7 प्रमुख चरणों से गुजरे थे। नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि कई ऐसी जो रियासतें थी वो यहाँ पे नहीं मिलना चाहती थी राजस्थान के अंदर, और कई रियासतों के अंदर क्या परंपरागत पद्धति से प्रशासन चल रहा था और कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। तो कई ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से ये राजस्थान के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, बट इनको किसी भी तरीके से सम्मिलित किया गया, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला चरण है जो उसका नाम क्या है?
मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम रखा गया। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन शामिल हुआ, आपने ट्रिक्स याद रखना है, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके साथ साथ निमराना को भी इसमें शामिल किया गया था। इसका जो नामकरण किया गया है वो किया है KM मुंशी ने। ये भी आपको बताना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि KM मुंशी ने नामकरण किया है, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया, तो KM मुंशी ने। इनका उद्घाटनकर्ता कौन था, VN गॉडविल। लोहागढ़, दुर्ग, भरतपुर, इनकी भी हम कह सकते हैं उद्घाटन किया गया था भरतपुर के अंदर। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर को क्या है, इसकी राजधानी बनाया गया। उसके बाद में धौलपुर का जो उदयभान सिंह था उनको राज प्रमुख बनाया गया। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपको बताना चाहिए कि कौन से संघ के अंदर या कौन से चरण के अंदर किसको राज प्रमुख और किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट मैटर है। उसके बाद में द्वितीय, तो द्वितीय जो है वो पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, जो कि 25 मार्च 1948 को बना था। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, लावा, निमराना, इसको मिलाते हुए द्वितीय चरण इनका पूरा हो गया। कोटा को इनकी क्या राजधानी बना दिया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख और गोकुललाल लोसावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में है जो इनका उद्घाटन करता था वो कौन था, VN गॉडविल था। मत्स्य संघ का भी यही था और पूर्व राजस्थान का भी यही था। इसके अलावा ट्रिक है बाबू झाड़ू की को परसाटो, इससे आप याद रख सकते हैं इस सारी ट्रिक को, जिसके बीच में सारी रियासतें शामिल हो जाएंगी। उसके बाद में आता है तृतीय चरण। तो तृतीय चरण के अंदर क्या है, संयुक्त राजस्थान नाम दे दिया गया, जिसके बीच में पूरे के पूरे उदयपुर को इसके बीच में मिला लिया गया, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। मत्स्य संघ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मत्स्य संघ के बाद में पूर्वी राजस्थान को मिलाया गया, फिर मेवाड़ को मिला लिया गया, इससे संयुक्त राजस्थान कंप्लीट कर दिया गया। कब बना, 18 अप्रैल 1948 को बना, ये भी आपको बताना चाहिए। इनके जो राज प्रमुख थे वो थे भूपाल सिंह, राज प्रमुख थे, मेवाड़ के थे, और माणिक्यलाल वर्मा को क्या है प्रधानमंत्री बना दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद में है चतुर्थ जो है चरण, जिसके बीच में बृहद राजस्थान नाम दिया गया। 30 मार्च 1949 को ये नाम दिया गया। राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको बताना चाहिए। इसके बीच में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को शामिल किया गया इस चरण के अंदर, और जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया, और यही हमारे स्वतंत्रता तक राज प्रमुख रहे हैं, और हीरालाल शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख की नियुक्ति दे दी गई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहद राजस्थान को उद्घाटन कर दिया। तो इसकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखी हुई हैं, मैटर बताया हुआ है, जैसे कि बताया हुआ है जयपुर इसकी राजधानी बना दी गई। डॉक्टर P सत्यनारायण कमेटी थी वहाँ पे गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता में ये जयपुर को राजधानी बनाया गया। उच्च न्यायालय जोधपुर रखा गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया गया, और खनिज विभाग उदयपुर को बनाया गया, और कृषि विभाग भरतपुर को बनाया। उसके बाद में आता है पंचम चरण, जिसके बीच में संयुक्त बृहद राजस्थान, मतलब कि संयुक्त और बृहद को आपस में मिला दिया गया। इसके बीच में लगभग हमारा राजस्थान कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत क्षेत्र रह गया था। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हो गया था 15 मई 1949 को। उसके बाद में ये एक बात है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, बांसवाड़ा का शासक जो चंद्रवीर सिंह है इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये कई बार बात पूछ ली जाती है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चंद्रवीर सिंह हो जाएगा। उसके बाद में आता है छठा चरण। तो छठा चरण जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें सिरोही का जो क्षेत्र था उसको मिलाया गया था, पर देलवाड़ा व आबू वाले क्षेत्र को नहीं मिलाया गया था, जिसको कब मिलाया गया, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था, जो कि हमारा सप्तम चरण था। ठीक है, यहाँ पे इसका एकीकरण पूर्ण हो गया, और झालावाड़ का जो सिरोही क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये भी आपको बताना चाहिए कि कौन सा राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र था जिसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, तो ये हो जाएगा झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, अध्यक्ष थे फैजल अली, और सिफारिश की गई थी राजस्थान में शामिल करने की, और राज्यपाल पद को यहाँ पे
बना दिया गया था। राजस्थान का स्थापना दिवस लिखा गया 30 मार्च को मनाया जाता है। आगे जो ये आपसे मानचित्र के अंदर बनने को पूछा तो जैसलमेर बिल्कुल इधर वाली जो साइड है, पश्चिम साइड है, यहाँ पे आएगा। इसके जस्ट साथ में आपका जोधपुर आएगा। ठीक है, जयपुर की आकृति कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, एल टाइप की है, उल्टा एल। और जो आपका अजमेर है वो आपका हुआ त्रिकोण टाइप का। ठीक है, आप आसानी से भर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया जैसे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ये टाइम लगा। राजस्थान का एकीकरण होने को सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, नवीन व अंग्रेजों द्वारा झालावाड़। तोप की सलामी किसे नहीं दी गई थी? शाहपुरा व किशनगढ़ को। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। उसके बाद में आप चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को लास्ट में शामिल किया गया। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे हैं? तो इसका हो जाएगा मानसिंह द्वितीय। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एक ही है, अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण का चरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 7 है। राजस्थान एकीकरण की पूर्व 4 रियासतों के नाम बताने हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर हो जाएगी। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ये सारी की सारी ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC और D। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ और भी वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम के ऊपर जाना जरूर ना भूलें। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जनसंख्या। 8th क्लास का ये चैप्टर है। आपको पता होगा हमारी सीरीज चल रही है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो जनसंख्या होती क्या है? लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। मतलब कि अगर कोई भी राज्य का विकास होना होता है तो वो वहाँ की जनसंख्या के ऊपर निर्धारित करता है। लोगों की जो शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, उसके आधार पर प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं के लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं और वही राज्य को विकास के पथ की ओर बढ़ाते हैं। मतलब कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो कौन होती है? जनसंख्या होती है, और जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके बाद में जनसंख्या के बारे में लिखा गया है कि सबसे पहले भारत के अंदर 1872 में जनगणना का कार्य शुरू हुआ था, बट जो सही जनगणना 1872 में जो जनगणना हुई थी ये सही नहीं हो पाई थी। पूरी गणना इसके ढंग से, मतलब इसके रूल सही नहीं थे। बाद में 1881 में सही ढंग से कार्य हुआ। उसके बाद में 10 वर्षों के बाद, हर 10 वर्षों के बाद ये जनगणना होती रही है। 1881 से स्टार्ट हुई है। सन 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। ठीक है, ये इतनी जनसंख्या। और भारत की कुल कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है, मतलब 121 करोड़ है। भारत की कितनी है? 121 करोड़ है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए 121 करोड़। ठीक है, उसके बाद में आता है जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर होता क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जनसंख्या वृद्धि दर किसको कहते हैं? कि कोई भी एक निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 साल है कोई, ठीक है, 1 साल के अंदर वहाँ की जनसंख्या में, जैसे मान लीजिए किसी भी शहर की 1 साल में 1000 वहाँ पे लोग हैं, ठीक है, 1000 के अगर वो 1100 हो जाते हैं, मतलब कि 1100 हो जाते हैं, तो टोटल कितने बढ़े हैं? 100 बढ़े हैं। कितने पे बढ़े हैं? तो 1000 पे बढ़े हैं। मल्टी 100 कर देंगे तो टोटल आएगा 10%। तो 10% जनता बढ़ गई है, ये होता है जनसंख्या वृद्धि। अगर हो जाए कम, 1000 थी पहले, अब रह जाए 900, तो वो होती है ऋणात्मक वृद्धि। आगे बात समझ में आपको? इसके बाद में धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि वही है। यदि बढ़ जाए तो धनात्मक, घट जाए तो ऋणात्मक। राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है वो
लगातार बढ़ ही रही है। 2011 में 21.31% पाई गई है। ठीक है, जबकि जो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे रही है, जो हमारा बाड़मेर जिला वहाँ पे रही है 32.5%। और सबसे कम कहाँ रही है, गंगानगर रही है, जो कि 10% से भी कम है। तो गंगानगर जो हमारा वो जनसंख्या को घटाने में योगदान अपना महत्वपूर्ण दे रहा है। यहाँ पे अब प्रतिशत लिखे हुए हैं, जैसे जनसंख्या ये रहा आपके सामने दिखाई दे रहा है, जनसंख्या में 10%, हनुमानगढ़ में 16.9। तो ये सारे आंकड़े आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका जो लेवल है वहाँ पे सिर्फ आपको जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है यही बताना चाहिए, और 2011 में क्या जनसंख्या रही है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब ये होता है कि कोई किसी स्थान की एक निश्चित उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। मतलब कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत के अंदर बिहार का है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व टोटल कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जयपुर में सबसे ज़्यादा है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे कम क्या है, जैसलमेर में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो जनसंख्या होती है वो किन क्षेत्रों में रहना पसंद करती है या कहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पर नदियाँ होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एक तो यहाँ से घग्गर नदी है जो कि बहुत कम होती है, उसके बाद में जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे चंबल हो, लूनी हो, बनास हो, ये सारी की सारी नदियाँ क्या है कि यहीं से गुजरती हैं। सारी जयपुर के आसपास से गुजरती हैं। अजमेर हुआ, ये रहा अजमेर, यहाँ से गुजरती है। भीलवाड़ा, दौसा, करौली, बारां, ये वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गुजरती है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है। इन जो इलाके में ये जयपुर हुआ, जयपुर क्या, ये जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, बाड़मेर हुआ, इन इलाकों के अंदर सबसे कम जनसंख्या होती है, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, क्योंकि जैसी वहाँ की जो सुविधाएं कम होंगी तो वहाँ पे लोग भी कम रहना पसंद करेंगे। पश्चिम राजस्थान तो सबसे कम जनसंख्या रहती है, और उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। उत्तरी पूर्वी का मतलब आपको बता देता हूँ, ये रही हमारी उत्तर दिशा और ये रही हमारी पूर्व दिशा। तो ये जो इधर वाला क्षेत्र है इसके बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहना निवास करती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। जैसलमेर में 1% जनसंख्या से भी कम जनसंख्या है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल में से तो राज्य के लगभग 61% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर 130 लोग भी नहीं रहते हैं। जबकि ये बड़े वाले जो क्षेत्र हैं इसमें 20% भूभाग पे 33% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अरावली जो पर्वतमाला है ये आपको बताना चाहिए, यहाँ पे अरावली है। ठीक है, सिरोही से लेकर यहाँ जयपुर से अलवर तक, यहाँ तक जो अरावली फैली हुई है, इसके पर्वतीय भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जनसंख्या भी कम है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो मीडियम पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, मतलब यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। विश्व में थार का मरुस्थल ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी मरुस्थल नहीं है जहाँ पे अपना जो राजस्थान है वहाँ पे थार के मरुस्थल में लोग इतने लोग रहते हैं, पर जो अन्य जितने भी मरुस्थल है वहाँ पे इतने लोग भी नहीं रहते हैं। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं, जो भी लाइन से लिखी हुई हैं, जहाँ पे पानी मिलेगा अच्छे ढंग से, सुविधाएं सारी उपलब्ध होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 928 लिंगानुपात है, जबकि 6 वर्ष वालों में 888 है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है डूंगरपुर में, और सबसे कम धौलपुर वाले क्षेत्र में। आपको ये मैप भरना आना चाहिए, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा राजस्थान जियोग्राफी से, वहाँ पे आपको मैप बनाना भी आ जाएगा, किस तरह से मैप को बनाते हैं और किस तरह से आपने भरना है। साक्षरता क्या होता है, साक्षरता का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, मतलब कि कितने लोग पढ़े हैं कितने अनपढ़ हैं, उन सब की डिटेल यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बीच में 66.11% लोग साक्षर हैं, 76.6% के साथ कोटा
सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला है, जो कि ये लिखा हुआ है। सबसे कम है वो जालौर के अंदर है, 54.9%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता जो सबसे ज़्यादा है वो है 79.19% और महिलाओं में 52.12%। महिलाएं हाफ ही हैं। पुरुष व महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं झुंझुनू और कोटा में है और सबसे कम प्रतापगढ़ और जालौर में है। इसके साथ साथ अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, जो शहरी आबादी है वो लगभग 25% है और ग्रामीण आबादी कितनी है, आप कह सकते हैं 75% है। अब राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, कोटा जिले में, और जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, क्योंकि जो नीचे वाला क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादातर गाँवों में लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो भी आपको बताते हैं। ये जो जनसंख्या है एसटी वालों की, ये 13.5% है, ठीक है। ये रहती क्या है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर वाले जिलों में रहती है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ, भील, मीना, डामोर, खासी, ग्रासिया, सहरिया, ये जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या वो मीना जनजाति की है। मीना जनजाति जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में रहती है। भील जो जनजाति है वो सबसे प्राचीन जनजाति है और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही वाले जिलों में रहती है। डामोर जो है वो सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में रहती है। सीधी सी बात ये है कि ये जो जनजातियां हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, मैं आपको मैप के अंदर बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा जो नीचे वाला क्षेत्र है ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, इधर का जो क्षेत्र है ये सारा का सारा इसी क्षेत्र के अंदर मिलती है ये जनजातियां। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है, तो इसका आंसर होना चाहिए धौलपुर। एक बार चेक कर लेते हैं हम, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत होता है तो फिर इसमें अभी अपने कोई नुकसान होगा। तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, धौलपुर के अंदर, ठीक है। 846 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, तो ये मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखें, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू उन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा है और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर कम है, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। कोटा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला और जालौर और प्रतापगढ़ वो सबसे कम वाले जिले हैं और झुंझुनू और कोटा सबसे ज़्यादा वाले जिले हैं साक्षरता में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में मिलती है, तो नगरीय जनसंख्या मिलती है सबसे ज़्यादा कोटा में और सबसे कम डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए। प्रादेशिक वितरण का मतलब ये है कि जो जनसंख्या है वो किस किस प्रदेश के अंदर कितनी कितनी मिलती है उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे कि ये जो पहला अपना जनसंख्या वितरण है, ये वाला क्षेत्र, इस पार्ट्स में से आपने क्या क्या लिखना है, जो जो मैंने लाइनें डार्क की हैं ये चीज़ें अगर आप लिख देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच में बताया गया कि किन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या रहती है, वो सारी डिटेल इसके बीच में बताई गई है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो हम देख लेते हैं। राजस्थान की जनजातियों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो जनजातियाँ हैं ये अनुसूचित जनजातियाँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा पैरा है, यहाँ तक की ये वाली लाइन, इसको आपने इसके बीच में इंक्लूड कर देना और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए 8th क्लास का जो चैप्टर है, 5 चैप्टर राजस्थान अध्ययन का, वो लेके आए हैं, जिसका नाम है उद्योग। तो उद्योग धंधे क्या होते हैं, क्या उद्योगों के बीच में किन किन उद्योगों को शामिल किया जाता है, उद्योगों को बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया, वो सारी की सारी डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही आज आपकी कई क्लासेस लगेंगी जो कि आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहला है, जो औद्योगिक इकाई का अर्थ क्या होता है, एक विशेष उद्योग से होता है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली जो वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। तो उद्योग क्या होता है कि वस्तुओं का निर्माण करने वाली जो इकाइयाँ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। तो उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीयक व्यवसायों में उन सभी कार्यों को रखा जाता है
जहाँ से प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब यह है कि जो प्राथमिक व्यवसाय होता है तो उसके बीच में क्या आती है, कृषि आती है। ठीक है, कृषि के बारे में आपको पता होगा कि जो हम कह सकते हैं नॉर्मली भाषा से, जैसे गन्ना हुआ, गन्ना कच्चा हो गया, ठीक है, उसके अलावा कणक होगी, गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया। तो इन सब को जब हम विनिर्माण करते हैं तो उसको हम किस में शामिल करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनता है, गन्ने से शक्कर बनती है, सोने से आभूषण बनते हैं, गेहूं से बिस्कुट बनते हैं। ये सारी चीजें क्या है, विनिर्माण का एक तरह से कार्य करता है। तो आज हम द्वितीयक जो व्यवसाय हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लघु उद्योग कौन से होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, लघु व कुटीर उद्योग का मतलब यही है कि जो उद्योग धंधे छोटे स्तर पर किए जाते हैं धन प्राप्ति के लिए, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जो भी धन प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जीवन यापन करता है, वो कई आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खनन, कृषि, पशुपालन, अन्य कई सेवाएं, ये सारी सारी चीजें इसमें शामिल आती है। उद्योगों को लघु व कुटीर उद्योगों में बांटा गया, जो कि छोटे उद्योग धंधे होते हैं। उसके अलावा कई लघु व बृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना भी की गई है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान, औद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव व लघु कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। ये सारी की सारी इसकी लघु व कुटीर उद्योग की समस्याएं हैं। क्या क्या हैं ये आप देख सकते हैं। जैसे वस्तुओं की गुणवत्ता सही ढंग से उत्पादित नहीं हो पाती, ऊर्जा की कमी होती है, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की जो सीमित संभावना है, ठीक है। उसके अलावा कई तरह से इन्हें बहुत ज़्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम, इन्होंने विकास करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हथकरघा उद्योग क्या होता है, जो कि हाथों से कढ़ाई, बुनाई, मिट्टी बर्तन, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, हथकरघा उद्योग में आती हैं। कार्य जो कि हाथों से या छोटी छोटी मशीनों व उपकरणों द्वारा किया जाता है, जैसे ऊनी शॉल, कोटा, डोरियां, साड़ियां, दरियां, निवार, ये सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं, हथकरघा हाथों से बनाई जाती हैं। अब सूती, ऊनी, रेशमी धागों के विभिन्न वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, शॉल ये बनाए जाते हैं। ऊनी खादी कहाँ की फेमस है, जैसलमेर की बर्डी। बीकानेर के कंबल फेमस है। जैसलमेर और जोधपुर में मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। मेरिनो एक ऐसी भेड़ है जिसकी सबसे ज़्यादा ऊन मिलती है, ये आपको याद रखना है। ये मेरिनो जो ऑस्ट्रेलिया की है भेड़ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन किया जाता है। अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के कई कार्य किए जाते हैं, जैसे जूते, चप्पल, पर्स, थैले बनाना, ये सारी चीज़ें हथकरघा उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, लघु उद्योग जिसके बीच में जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे खनिज के उत्पादन। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब राजस्थान के अंदर मसाले हुए, मोटे अनाज हुए, जौ, तिलहन, बीज हुआ, ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। दलहन फसलें कौन सी होती है, जिनसे दालें मिलती हैं, जैसे चना, मूंग, उड़द, चवले, ये सारी की सारी दालें हो गई। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। खांडसारी का मीन्स होगा चीनी का। उसके बाद में राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। धीरे धीरे हर चीजों को लेकर इसका विकास होता रहा है। अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिक्को द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, जो कि कृषि आधारित उद्योगों के बीच में ही आते हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं, जिनमें कच्चे खनिज को बाद में किसी अन्य रूप में काम में लिया जाता है। तो राजस्थान में खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में बहुत ज्यादा ही प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो इसके बीच में एक है रॉक फॉस्फेट। देश का 90% जो रॉक फॉस्फेट है वो कहाँ पे मिलता है, राजस्थान के अंदर मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, इन जिलों से मिलता है। सिस्सा व जस्ते का भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर हम कह सकते हैं उत्पादन होता है। उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में भी ये जुड़े हुए उद्योग हैं। सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं, ठीक है। राज्य में जिप्सम, मतलब कि सारे के सारे हमारे राजस्थान के अंदर मिलते हैं, बट सोने, चांदी व पित्तल के आभूषण बनाए जाते हैं, बट इनका सोना यहाँ पर राजस्थान के अंदर नहीं है।
चांदी तो मिल जाती है राजस्थान के अंदर। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश का कार्य भी यहाँ पे कुटीर उद्योगों का काम कर रहा है। जयपुर में कई जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों व रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है। ये तो आपको पता होना चाहिए। हाथी दांत है, ये आभूषण निर्माण किया जाता है हाथी दांत से। मीनाकारी का कार्य भी आपको पता होना चाहिए। पीतल व तांबे के बर्तन राजस्थान में कई जिलों में बनाए जाते हैं। पत्थरों की कटाई हुई, पॉलिश हुआ, घिसाई हुई, ये सारे लघु कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा आपके घरों में जो पत्थर लगाए जाते हैं, जैसे कि कोटा स्टोन का पत्थर होता है, लाल पत्थर होता है, कोटा स्टोन के अलावा ग्रेनाइट उद्योग हुआ, ये सारे के सारे उद्योग राजस्थान के अंदर भी हाल ही में चल रहे हैं। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। मतलब कि निर्यात का मतलब होता है बेचना और आयात का मतलब होता है खरीदना। इसके अलावा कई और हैं जैसे उद्योग धंधे जिसके बीच में कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण व ग्रीटिंग कार्ड, ये कार्य भी होते हैं। छोटे मशीनों व उनसे संबंधित उपकरणों के, ये मतलब कि ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके बारे में बात की गई है कि कौन कौन से उद्योग होते हैं। बृहद उद्योग का मतलब क्या होता है, जो बड़े स्तर पर उद्योग होते हैं, जैसे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, बृहद उद्योग के अंदर आती हैं। इसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद में आता है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के अंदर सूती वस्त्र आपको पता है कपास से ही होगा। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। सबसे पहली जो इसकी मिल है वो अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 को स्थापित हुई थी। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक माना जाता है और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे रंगाई छपाई का कार्य और बंदेज का कार्य भी किया जाता है। साथ ही जयपुर के अंदर ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कई सहकारी वस्त्र मिले हैं, कई सरकारी भी हैं, कई सहकारी भी हैं और कई प्राइवेट भी हैं। ठीक है, तो सारी की सारी मिली हुई हैं समितियां यहाँ पर। जैसे इसके बीच में बताया गया हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, स्पिन फेड के अंदर किन किन को शामिल किया है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट का उत्पादन करने के लिए, बाद में उसका यूज करने के लिए ये उद्योग लगाए जाते हैं। इसके बीच में चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, ये कच्चा माल होता है। उसके अलावा चूना पत्थर व जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से मंगवाया जाता है। राजस्थान राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी में बूंदी में लाखारी के अंदर खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ सीमेंट कारखानों के नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। शक्कर उद्योग, शक्कर उद्योग का मतलब आपको बताइए चीनी होगी। कच्चा माल गन्ना होता है, इसके लिए भोपाल, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये भोपाल सागर में इसकी पहली मिल खोली गई थी, जो कि 1932 के अंदर दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से जानी जाती है, जो कि निजी क्षेत्र की थी। और गंगानगर में भी एक मिल खोली गई है, जो कि आपको पता होगा। बूंदी जिले में केशवराय पाटन में भी चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। उसके अलावा एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे सेज भी कहा जाता है। तो राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुर जयपुर में स्थापित किया गया है। तो ये कुछ जोन होते हैं जिसके बीच में क्या है, कुछ उद्योग लगाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक को प्रेफरेंस देकर बनाए जाते हैं। वो कई मतलब राज्यों के अंदर, कई राज्यों के कुछ जिलों में ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसके अलावा कुछ वनस्पति घी के उद्योग भी हैं, नमक उद्योग भी है। ये कई तरह के उद्योग है जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा ये पॉइंट्स अगर आपने पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो इसके बीच में आएगा सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर व जिप्सम का किस में किया जा सकता है? आभूषण उद्योग में आना चाहिए। चूना पत्थर व जिप्सम का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीमेंट उद्योग होना चाहिए। वेट ए मिनट, अगर आपने देखना चाहें तो देख सकते हैं। सीमेंट उद्योग, ये रहा सीमेंट उद्योग है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो हमें ग्रेनाइट वाला देखना है कि ग्रेनाइट कहाँ पे लिखा गया है। ग्रेनाइट का देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले यहाँ पे बूंदी जिले में सीमेंट कारखाना हो गया। उसके अलावा यहाँ पे शक्कर जिले का लिखा हुआ है। चलो इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए उसको क्या है, वस्त्र नगरी कहा जाता है। ये आप नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वस्त्र भी उपलब्ध होते हैं। उत्पादन ज़्यादा होगा तो वस्त्र भी ज़्यादा होंगे। राजस्थान के वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो वृहद उद्योग कौन कौन से हैं? अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, ठीक है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग हुआ, शक्कर उद्योग हुआ। तो इनके आपने पहली मिल कौन सी स्थापित हुई है, कहाँ पे स्थापित हुई है, वो चीज़ें आपने लिखनी है। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।